नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत खत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, कल जो है बिहार में दोनों फेज के इलेक्शन पूरे हो गए। अब उसके बाद शाम को जिस तरीके से एग्जिट पोल आया, वो तो कुछ अलग ही कहानी कह रही है। एक तरफ हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग, वो एक अलग चीज जो सब एनालाइज हो रहा है। महागठबंधन बेहद उत्साहित है उसको लेकर के। वहीं दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स हैं वो तो कुछ एग्जिट पोल्स ने तो 206 210 सीटों तक पहुंचा दिया है एनडीए की जीत को। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं इस पूरे बिहार चुनाव को? आज ये कल जो एग्जिट पोल दिखाए गए उनके साथ क्या माना जाए, किधर जाता हुआ दिख रहा है चुनाव? हम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एग्जिट पोल क्या कहते क्या नहीं कहते, तो ये तो इलेक्शन इस देश ने देखा, 2015 में देखा था, 2020 में देखा कि सारे के सारे एग्जिट पोल औंधे मुँह गिरे थे। लेकिन इस चुनाव को अगर आप देखेंगे वोटिंग को, तो इसमें कुछ नेट टेक अवेज है। जहां तक वोटिंग का सवाल है, वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, आपने देखा जो बिहार का चुनाव हुआ कल सेकंड फेज का, उसमें 68.79% वोटिंग हुई, जो 1951 से लेकर आज तक की हाईएस्ट है। 68.79% ओवर वोटिंग हुई कल। और मुस्लिम बहुल जो किशनगंज था, उसमें 77.75% वोटिंग हुई। नवादा में सबसे कम 57.6% वोटिंग हुई। तो ये तो एक ब्रॉडली वो ओवरऑल है। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बिहार के अंदर दोनों फेसेस को जब आप मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 66.9%, 66.9% या 67% कह लीजिए आप, वोटिंग हुई है। उसमें पुरुष मतदाता 62.8% है और महिला मतदाता 71.6 है। तो ऑलमोस्ट 9% का डिफरेंस, कहीं ना कहीं 8.8% का पुरुषों और महिलाओं के बीच में वोटिंग का है। जो इसको अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे बेसिकली, तो एक सवाल अब उठेगा। पहली बात, इलेक्शन कमीशन ने 6 तारीख का जो फर्स्ट फेज हुआ था, उसका 11 तारीख तक डेटा क्यों नहीं दिया, ब्रेकअप महिला और पुरुषों का, 6 से लेके 11 तक। और 11 को जैसे ही सेकंड फेज की पोलिंग हुई, आपने देखा चंद घंटों में ऑफिशियल फिगर आ गया कि इतने परसेंट ये और इतने परसेंट वो। मैंने आपको बाकायदा इलेक्शन कमीशन की रिलीज भेजी है, दिखाइएगा दर्शकों को, कि उन्होंने चंद घंटों के अंदर, वहां पर 120 घंटों में नहीं फर्स्ट फेज का, और यहाँ चंद घंटों के बीच में। इसका मतलब साफ है कि जो 10,000 महिलाएं थी, जिनको 10-10 हजार दिए गए थे लास्ट मोमेंट में, चुनाव आयोग के सक्रिय सहयोग से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सक्रिय सहयोग से। ये वही चुनाव आयोग है जिसने तमिलनाडु के अंदर 2 स्कीमों पे, आपको ध्यान होगा, क्रियान्वयन रोक दिया था। कोई भी जो रेवडी टाइप की स्कीम थी, लाभार्थी स्कीम थी, एक किसानों की थी आपको याद हो, और एक रंगीन टीवी बांटने की स्कीम थी। इलेक्शन, हालांकि वो ऑनगोइंग बहुत पहले से थी। और ये जो महिलाओं को 10,000 स्कीम देने की बात है, ये केवल 26 तारीख को शुरू हुई थी, 6 तारीख को अपना इलेक्शन अपना अनाउंस हुआ था। तो 10 दिन से पहले शुरू की गई चुनाव को देख करके रेवडी स्कीम को चुनाव आयोग ने कहा ये तो ऑनगोइंग स्कीम है। तो ये तो चुनाव आयोग का हाल है। नंबर 2, जिस तरीके से 6 से लेके 11 तक उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया, और 11 तारीख को ऑल ऑफ ए सडन इलेक्शन खत्म हुआ, और इन ए फ्यू आवर्स तो फिर नया चुनाव आयोग हो गया, डिजिटल चुनाव आयोग हो गया, जैसा कि आपने देखा। अब सवाल राम प्रकाश जी आपने बड़ा स्पेसिफिक पूछा है कि क्या इस जो एग्जिट पोल है ये क्या चीज है जो कल आया है। पहले तो ये बता दूं कि 17 एग्जिट पोल आए, 17 एजेंसियों के, और 17 के 17 में अपना एनडीए स्पष्ट जीत की ओर बढ़ रहा है, स्पष्ट 130 से लेकर के और 209 के बीच में। और आपको ध्यान हो, जो मोदी के सबसे घोर विरोधी हैं, यशवंत सिन्हा, अटल जी की सरकार के जो वित्त मंत्री विदेश मंत्री रहे थे, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया रात को। उन्होंने कहा कि चुनाव की काउंटिंग वाले दिन 200 सीट आएंगी एनडीए की, और अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत हो तो होती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वो तंज कस रहे थे कि ये मेरा एग्जिट पोल है, उन सबको देखते हुए जो 17 लोगों ने अलग अलग किया था। तो इसको आप समझिए, या तो 130 या 209। ये वही जो मजाक करते हैं ना कि या तो हाथी था नहीं तो चूहा था, तो दोनों में कोई तुलना तो है नहीं, या तो 130 या तो 209। बेसिकली राम प्रकाश जी, जो मेरी असेसमेंट है, मैं गलत हो सकता हूं। एक तो जो भी ये एग्जिट पोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पर 2019 के बाद जो एग्जिट पोल होने लगे हैं, ये चुनाव में बेईमानी का आधार तय करने के लिए, एक एनवायरमेंट बिल्डिंग के लिए, बाकायदा पार्टी के दफ्तर में बैठ के, रूलिंग पार्टी के दफ्तर में, जो कि दिल्ली में बैठी है, दुनिया की सबसे बड़ी और महान पार्टी, सबसे बड़ी मजबूत फाइनेंशियली पार्टी, उसके दफ्तर में बैठ के कहीं ना कहीं ये डेटा तैयार होता है, बाद में स्टूडियोज को दे दिया जाता है, चंद फिगर्स ऊपर नीचे करके, और वो पोल की खत्म होने का इंतजार नहीं करते, उससे पहले ही वो खेल करके दिन में ही पहुंचा देते हैं सारे का सारा। ये मैंने बतौर एक पैनलिस्ट बहुत सारे चैनलों में खुद देखा है
करीब करीब 15-20 साल तक लगातार। ऐसा नहीं कि ये अभी हुआ है, पहले भी चैनल्स खेल करते थे अपने अंदाज में, अब ये ज्यादा है। मैं हमेशा, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसको मैं एग्जिट पोल की जो पूरी कवायद है, इसको विशुद्ध तौर पे तुक्केबाजी और बाजारू इवेंट मानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। चैनल अपनी कारोबारी इवेंट के तौर पर इसको संचालित करते हैं। और इसमें बेसिकली क्या है कि बिहार के चुनाव की जब बात आती है, तो आप कोई चुनाव उठा लीजिए, 15 उठा लीजिए, 20 उठा लीजिए, जैसा मैंने कहा ओपनिंग में, उन दोनों में सारे के सारे ध्वस्त हुए थे, क्योंकि सब में ही एनडीए की एक तरफा जीत, जैसे इस बार दिखाई जा रही, तब भी दिखाया गया था एक तरफा जीत। और बाद में परिणाम आया, 12,867 वोटों का अंतर था एनडीए और उसके अंदर, जो महागठबंधन पिछली बार था। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से विशुद्ध तौर पर, विशुद्ध तौर पर मैं कह रहा हूं, अपने एनडीए की जो खुल करके पूरी मदद की है, बेहद बेहुदगी के साथ, चरनिरपेक्षता के साथ, तो और उसके बाद जिस तरीके की एक तरफा जीत बता रहे हैं, तो हो सकता है इस बार ये तुक्केबाजी कुछ हद तक सही हो जाए। ये बहुत सोच समझ के मैं कह रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं, ये एक ओवरऑल जब आकलन करते हैं आप 17 उनका, तो जिस तरीके की तुक्केबाजी उन्होंने की, और जो 65 लाख वोट चुनाव आयोग ने काट दिए एसआईआर के नाम पर, 24 जून से लेकर के चंद समय में, थोड़े से ही समय में, 1-1.5 महीने में सारा खेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या नाटक हुआ, सब जगह हुआ, सबने उसको देखा आपने। अब सवाल एक दूसरा भी है इसमें, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि आपके जो पोमेरियंस है, जो मीडिया के नाम पर, उन्होंने तो अपना काम सारा कर दिया है, कंप्लीट पूरा माहौल बना दिया, सारा काम कर दिया। अब जो ये डेटा उन्होंने दिया है, जो ये फिगर्स दिए हैं, इनको, इस चुनाव के परिणाम को वहां तक पहुंचाना, ये ज्ञानेश गुप्ता जी के जिम्मे रह गया है, क्योंकि जो चुनाव होना था वो तो हो आ गया। 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक उनको डेटा देने का समय नहीं मिला, बहुत बिजी होंगे, हो सकता है कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे, फोटो जारी कर रहे थे कि मैं, संधू और जोशी सारा दिन सीआई के कंट्रोल रूम में बैठ करके मॉनिटर कर रहे थे, फोटो डाला था फेसबुक पे। तो बात में जितने सवाल उठे चुनाव आयोग को लेकर, तब तो वो कहीं नहीं थे, पोल परसेंटेज उन्होंने बताया नहीं 120 घंटे तक। तो उनको अब उस डेटा के उस फिगर तक पहुंचना जो इन्होंने दिया है, 130 से 209, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल मेजोरिटी, और भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाना, ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब ज्ञानेश गुप्ता और उनके सहयोगियों की आ गई। बेसिकली क्या है कि कल का सर, जो जो पूरा जो फिगर है कल का, अमित शाह साहब ने भी एक फिगर दिया था, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। तो क्या ये जो आंकड़े हैं, वो सब कुछ उसके इर्द गिर्द माहौल बनाने के हिसाब से देखे जा सकते हैं? क्योंकि एक तरफ हाई वोट ऑफ परसेंटेज है, भाई इतने हाई परसेंटेज के अंदर, और दूसरी तरफ ये पूरा एग्जिट पोल, तो क्या ये पूरा वो आंकड़ा सेट कर रहा है कहीं ना कहीं? ठीक वैसे जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी का बयान था, वैसे अमित शाह साहब का बयान है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, कोट एंड कोट। तो व्यवस्थाएं तो, अमित शाह तो नायब सिंह सैनी से बहुत बड़े हैं भाई, गणेश गुप्ता उनके राइट हैंड मैन रहे, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी, और उससे पहले होम डिपार्टमेंट के अंदर भी, तो उनके हैंडपिक्ड व्यक्ति हैं। तो उन दोनों ने कोई ना कोई सलाह मिलाई होगी, मैं आप तो यही कह सकते हैं। लेकिन मैं, आपने ध्यान किया हो, 24 जून के बाद जब एसआईआर ऑर्डर हुई थी, तब से लेके आपको आज तक एक ही बात कहता आया हूं कि जो खेल है वो एसआईआर के जरिए किया जा चुका है। उसके बाद जो ये चुनाव का जो कुछ भी बिहार के अंदर हो रहा है, अभी भी परिणाम नहीं आया, मैं तब भी वही बात रिपीट कर रहा हूं। तो जो कुछ भी है उसके चुनाव के नाम पर हुआ है, ये विशुद्ध तौर पे ढोंग है। जो 65 लाख वोट काट दिए 243 कंस्टिट्यूंसी में, उसको एक बार डिवाइड करके देखना चाहिए कि पर कंस्टिट्यूंसी क्या खेल किया गया है इतने क्लोज चुनाव के अंदर। एक पक्ष तो ये है। दूसरा, जो ये डेटा मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज है, ये बेसिकली कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हवाई तुक्केबाजी है, नो। जो 6 से 11 तक जो डेटा ना देने का मतलब आप साफ समझ जाइए। अब उसका कारण बता दीजिए। 11 की वोटिंग खत्म हुई, चंद घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने पूरा विवरण दे दिया आपके सामने स्क्रीन पे। और दूसरा, 6 से 11 तक वो पहले वाला जो डाटा था वो क्यों नहीं आया, क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? तो मतलब साफ है कि हर कदम पर मैनिपुलेशन करने की गुंजाइश रखी गई। और वो गुंजाइश आपने पहले भी देखा है तमाम चुनाव के अंदर, इवन लोकसभा के अंदर भी देखा कि 9 दिन, 12 दिन और 15 दिन तक डेटा नहीं दिया गया वोटिंग का। और पहले दिन जिस दिन चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, उस दिन कुछ था, बीच बीच में वो बढ़ता गया, और काउंटिंग के बाद वो कितना मिला ये भी पूरे देश ने देख लिया। तो ये चुनाव के नाम पर जो ढकोसला पिछले कुछ समय से, पहले सुनील अरोड़ा ने किया, उसके बाद अपने राजीव अग्रवाल ने किया, अब ये ज्ञानेश गुप्ता कर रहे हैं, ये अपने आप में, ये जो लोकतंत्र का जो भी कुछ छलावा
जो इन लोगों ने चलाया है, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में भी अगर तेजस्वी और महागठबंधन जीतते हैं तो ये एक अजूबा होगा पूरे देश के हिसाब से कि भाई इतना मैनिपुलेशन, इतना डेटा, इतना सब कुछ खेल करने के बाद भी अगर महागठबंधन जीत के द्वार पर पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और ये सारे का सारा श्रेय जो आपने ओपनिंग में जिक्र किया वो किसको जाएगा? बिहार की जनता के द्वारा की गई मैसिव वोटिंग को, जिसको हो सकता है न्यूट्रलाइज बियॉन्ड ए पॉइंट हो सकता है इलेक्शन कमीशन ना कर पाए, क्योंकि डेटा तो एक साइंस है। और आपने की अमित शाह की बात, अमित शाह का आपने कहा कि उन्होंने 160 वोटों सीटों का दावा किया था। अमित शाह और मोदी तो 400 सीटें भी कह रहे थे, और 240 कैसे आई लोकसभा के अंदर 2024 में, वो भी सारे देश ने देखा मर पड़ के। और उसका भी जब आप पोस्टमार्टम करने लगेंगे 240 सीटों का, तो जो वित्त मंत्री के पतिदेव है प्रभाकला, उन्होंने तो ये कह दिया कि इसमें 79 सीट्स जो है उनमें खेला हुआ है। तो अगर 79 में खेला करके भी 244 तक पहुंचे, तो इनकी जो डेटा साइंस है, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने वहां से कोई सबक लिया होगा और उस सबक को कहीं ना कहीं वो बिहार में लागू कर रहे होंगे। तभी वो 120 घंटे तक डेटा को लेकर जंगलिंग करते रहे, खेलते रहे, और अब जाकर के 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने सारे डेटा पब्लिक कर दिए। तो ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है ये अपने आप में कुछ कह रही है। बिहार में परिणाम को लेकर के एसआईआर के बाद से मुझे कोई शंका किस तरीके की थी, फिर भी जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने वोटिंग की है, जेन जी ने जो वोटिंग की है, यूथ जिस तरीके से आए हैं, उसने एक उम्मीद जगाई। एक दूसरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे जो सारी रेवड़ी बांटी है मोदी और नीतीश कुमार ने लास्ट फेज में 1-1.5 महीने में, करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए की मुफ्तखोरी वो की गई है, जिसमें से 12,000 करोड़ अकेली महिलाओं को, उसके अलावा किसानों को, यूथ को, और जो भी व्यक्ति मिला उसको किसी न किसी रूप में खाते में पैसे दे करके ओपनली रिश्वत देने की कोशिश की गई है। ऐसे में एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका रिसोर्स, उसकी माइट, उसका चुनाव आयोग, उसके रेवड़ियां 30,000 करोड़ रुपए, और दूसरी तरफ महागठबंधन जिनके पास मतलब जो भी फाइनेंशियल स्थिति जिस तरीके की है, जिस तरीके का उनका काडर बच गया है 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद, तो ये लड़ाई जो है ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, नॉन प्लेइंग फील्ड की थी। एक तरफ 100 किलो का पहलवान था, एक तरफ 20 किलो के लोग हैं। तो उसमें 100 किलो बनाम 20 किलो के पहलवान में कौन जीतेगा, इसमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन 20 किलो ने इतनी बड़ी चुनौती दी और इस चुनाव को यहां तक लेकर के आया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर उसका दांव लगे तो उसके बाद ज्ञानेश एंड कंपनी को भी अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़ सकते हैं, अगर कहीं बिहार में महागठबंधन जीत गया किसी कारण से। जो दिल्ली में मिसकैलकुलेशन हुई आपने देखा लोकसभा में 2024 में, कि 400 बता के 240 पे टिक गए, और उसमें भी 79 की कथित गड़बड़ी है। तो ऐसा कोई खेल अगर बिहार में हो गया तो फिर मान करके चलिएगा, फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो कितना मैनिपुलेशन उन्होंने लेकिन फर्स्ट सर फेज में किया है वो देखना पड़ेगा। सर जिस वक्त दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ उस समय भी कहा जा रहा था कि अमित शाह साहब पटना में थे। उसके पहले जिस तरीके की खबरें आई थी कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद कर दिए गए, वैन आती जाती देखी गई, इसके अलावा होटल के अंदर लिफ्ट में जो सीसीटीवी लगे थे उनको कागज और कपड़ों से ढक दिया गया। आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अमित शाह साहब आखिर किससे मिल रहे हैं, कैमरे बंद करवा करके कौन सी मीटिंग हो रही है। तो ये जो पूरी मेहनत हुई थी, जो पूरी कवायद हुई थी, उसका आखिर क्या होगा अगर अगर परिणाम जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वैसा नहीं आता है तो? नहीं, राम प्रकाश जी, मैं तो कह रहा हूं, तो फिर जो अपने ज्ञानेश गुप्ता है, पहला तो मोदी और शाह का पहला तो ज्ञानेश गुप्ता से विश्वास उठ जाएगा। ज्ञानेश गुप्ता का अपनी जो पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था एसआईआर के नाम पर, उनका अति विश्वास देखिए आप। एसआईआर कराई उन्होंने 24 जून को ऑर्डर करके बिहार के अंदर स्पेसिफिकली, और उसका आउटकम देखे बिना उन्होंने पूरे देश के अंदर उसको अनाउंस कर दिया, बाकी स्टेट्स के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो है, या उनको इतना भरोसा है कि उन्होंने बिहार में जो एक स्ट्रोक ऑफ पेन जिसको आप कहते हैं, उससे 65 लाख वोट काट दिए और उससे भाजपा की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये बड़ा अति विश्वास है। प्लस उसके बाद वो सारी चीजें जिनका आपने जिक्र किया, नंबर 1 एसआईआर के नाम पे वोट काटना, नंबर 2 30,000 करोड़ की रेवड़ियां जिसमें 12,000 करोड़ महिलाओं को दिया गया, उसके बाद जो कुछ ये पर्दे के पीछे जो सारा खेल हुआ, डेटा ना देना, होटल के अंदर रहस्य में लोगों से मिलना। आप ये बताइए मुझे, गृह मंत्री जिस होटल में ठहरे हो वहां कितनी चाक चौबंद सुरक्षा होती है, जेड प्लस,
और उनके इशारे पर अगर कथित तौर पर सब जगह अगर कपड़ा और वो लगाए गए हैं कैमरे के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है कि गृह मंत्री जी कोई गैरकानूनी काम कर रहे थे, या उनसे कुछ ऐसे लोग मिल रहे थे जो अवांछित हैं या जो लीगली नहीं मिल सकते उनसे? तमाम सवाल है ना, और उन सवालों को उठाया गया है। बेशक पोमेरियंस ने नहीं उठाया, बाकी लोगों ने तो उठाया है सोशल मीडिया के ऊपर। और क्या कोई रिएक्शन आया है? नहीं आया। रिएक्शन आएगा भी नहीं। केवल और केवल एक चीज रह गई है कि चुनाव आयोग के सक्रिय सहयोग से तमाम तरह की मैनिपुलेशन करते हुए, अधिकारियों की मदद से जो कुछ चाहे वो करवाते हुए, गृह मंत्री का, आप ये बताइए, आमतौर पर तो ये होता है कि वोटिंग से पहले बाहर के सारे लोगों को बाहर भेज दिया जाता है पूरे उससे। और गृह मंत्री जी तो पटना में बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? और दिल्ली में विस्फोट की खबर आई तब वो भागे वहां से। तो अपने आप में ये सारी चीजें कुछ कह रही, और वो कह ये रही है कि लोकसभा चुनाव में जो सबक मिला, जो मांग, उसमें एनडीए जो बहुमत से नीचे रह गया, अब कोई चूक ना रह जाए, इसलिए पर्दे के पीछे अमित शाह खुद बैठ करके कहीं ना कहीं कथित तौर पे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। उस ऑपरेशन के आपको निशान भी दिखने लगे हैं, जब वो पर्दे उस पे कैमरों के ऊपर पर्दे लगाना और कपड़े लगाना और अखबार लगाना, वो एक चीज है। उसके अलावा क्या क्या चीजें हुई हैं पूरे चुनाव के दौरान, कि फ्रीबीज बंटने दी गई। पहले फेज के चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे आए, सरकारी खाते में। ये कभी सुना ही नहीं गया देश के इतिहास में। और उसी का परिणाम है कि 1951 से लेकर के आज तक बिहार के अंदर हाईएस्ट महिलाओं का वोटर टर्नआउट हुआ है। आपको ध्यान हो, जो एक दौर में महिला और पुरुषों के अंदर 17.5% तक का गैप होता था पोलिंग में, इस बार महिलाएं लगभग 9% वोटिंग ज्यादा की है। तो इसका कुछ न कुछ खेल है इसके अंदर। एक एक आंकड़ा सर, जो महिलाओं की वोटिंग की बात हो रही है, कहा यह जाता था अभी तक कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर रही हैं वहां पर महिलाएं वोटों के मामले में। लेकिन इस बार एक परिवर्तन की बात कही जा रही थी। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी कुछ इस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ये सारे ये नंबर्स दिखाए जाते हैं एग्जिट पोल्स में, इस तरीके का दावा किया जाता है कि एनडीए इतने मैसिव जो है वो विक्ट्री हासिल कर रहा है, तो ये कितना आसान है? और क्या जो 10,000 रुपए दिए गए या ये सारी चीजें रही, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के कोर वोटर्स से महिलाएं छिटकती हुई दिखेंगी? क्योंकि एक चीज इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है सर समझना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा पिछली बार की अपेक्षा भी। तो ये आखिर गणित कैसे बैठ सकती है कि एक तरफ इतनी सारी सीटें हासिल हो जाए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी डाउन हो जाए, जेडीयू बढ़ जाए? ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए राम प्रकाश जी, बहुत ही वाजिब सवाल है आपके, और ये सवाल कब लागू होते हैं? जब चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ किया गया हो। यहाँ तो कुछ भी पारदर्शी है ही नहीं ना। जब एक फेज की वोटिंग का ही डेटा बताने में भाइयों को 120 घंटे लगते हैं, और दूसरे फेज की वोटिंग 2 घंटे के अंदर सारा डेटा आ जाता है, तो उसके पीछे की निष्ठा समझ लीजिए, निष्ठा चुनाव आयोग की किसके प्रति है? पूरे का पूरा जो खेल है ना, वो है ही डाटा का। जो वोटिंग का तो खेल ही नहीं बचा इस देश के अंदर। वोटिंग आमतौर पर चुनाव आयोग क्या करता है, सरकारें क्या करती हैं, प्रशासन क्या करता है कि मैक्सिमम वोटिंग इंश्योर की जाए। और बिहार में कितनी सीटों पर, आपने दर्जनों सीटों पर देखा होगा, जो पोलिंग हो रही थी, कि वोटिंग स्लो कराने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी बता करके, चाहे अदरवाइज। प्रशासन ने वोटिंग को स्लो डाउन कराने की कोशिश की। क्यों? तमाम लोगों के वोट काटे गए। जिनको बीएलओज ने इलेक्ट्रॉनिक पर्ची दे रखी थी डिजिटल, उनको भी वोट नहीं डालने दिया गया, खासतौर पर एक पर्टिकुलर वर्ग, समुदाय या वोटर समूह के। वो क्यों? आपके सवालों का जवाब तब संभव है जब चुनाव पारदर्शी ढंग से, जवाबदेह ढंग से कराया गया हो। जब चुनाव के अंदर सब कुछ पर्दे के पीछे ही पकना है। आप ये बताइए ना कि झारखंड की पुलिस नहीं बुलाई गई, वेस्ट बंगाल की पुलिस नहीं बुलाई गई, और भाजपा शासित सारे राज्यों की पुलिस फोर्स बुला रखी है। इसका मतलब क्या है? पारदर्शिता कहां बची? जवाबदेही कहां बची? बिहार में हरियाणा की पुलिस आ जाएगी, झारखंड की नहीं बुलाएंगे। क्यों? मतलब तो समझिएगा इसका। तेलंगाना की नहीं बुलाई, तमिलनाडु की बुला, और जो उसके राज्यों की बुला रखी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि किसी भी कारण से कोई चीज जो एनडीए के रास्ते में रोड़ा बन सके, वो चांस चुनाव आयोग ने नहीं लिया है। खुलकर शर्मनिरपेक्षता की है, खुलकर निर्लजता की है, और टू दैट एक्सटेंट कि उसने जो अपनी पूरी साख कमाई है 1951 से लेकर के आज तक, वो सारी की सारी साख भी दांव पर लगा दी, केवल एक चीज के लिए कि अपना जो एनडीए गठबंधन है वो बिहार के अंदर चुनाव हारना नहीं चाहिए।
उसके लिए रेवड़ियां बांटो, उसके लिए कायदे कानून की धज्जियां उड़ाओ, उसके लिए जो मर्जी करो, लेकिन होना वो चाहिए जो गृह मंत्री जी और मोदी जी को सूट करता है, जो उनको पसंद है और उनको जीत पसंद है। उसके बाद ये महिलाओं के सवाल और सारे सवाल बौने हो जाते हैं। निश्चित तौर पे बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए एन वक्त पे देना और 7 तारीख तक देना, ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये कह ये रहा है कि 5 साल के कुशासन और जो भी आपकी जो वाहियात किस्म की नीतियां थी, जो फेल सरकार है, उसके पाप को ढका जा सकता है अगर आप एक छोटी सी रेवड़ी गरीब लोगों के बीच में बांट दो तो। लेकिन अगर इसको आधार बना करके चुनाव जीतती है, तो वो भी अपने आप में एक लोगों के ऊपर सवाल होगा कि हमारा क्या नेशनल कैरेक्टर बचा है। आपने यही जो एक्साइज है 10,000 वाली, ये आपने मध्य प्रदेश में देखी होगी और यही एक्साइज आपने महाराष्ट्र में देखी होगी। महाराष्ट्र में तो आप सोचिए, लाड़की बहना योजना के तहत एडवांस किस्तें महिलाओं को दे दी गई और 2 महीने चुनाव टाला गया। क्यों? ताकि महिलाओं को 3-4 किस्तें मिल जाए, उनको तसल्ली हो जाए, ताकि सरकार ये हमें लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करेगी। गरीबी महाराष्ट्र में ही बहुत है, ग्रामीण एरिया के अंदर, ऐसा नहीं। तो उसका बाद में क्या कहा गया, सारा खेल करके आप सोचिए महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख वोट जोड़े गए थे नहीं, और वो चोरी पकड़ी गई। तो यहां ज्ञानेश गुप्ता ने 65 लाख घटा दिए। तो इनके पास तो दोनों तरीके हैं ना, जब चाहे बढ़ा दे, जब चाहे घटा दे, कोई पूछने वाला है नहीं। घूमते रहिए आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए ना लोग, उसके बावजूद क्या उनको समाधान मिल गया? नहीं। तो ये जो रेवड़ी वाली कल्चर है, इसको आधार बना करके इसके पीछे, इसकी आड़ में जो चुनाव आयोग डेटा का खेल कर रहा है, वोटर सूचियों के जरिए, उनमें एडिशन और डिलीशन के जरिए, वो अपने आप में इतनी बड़ी जांच का विषय आप कल्पना नहीं कर सकते। आप केवल एक सवाल का जवाब सोचिए, राहुल गांधी ने फर्स्ट फेज का चुनाव कब था? 6 तारीख को। 5 तारीख को उन्होंने हरियाणा में वोटिंग का सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उसके बाद मेरे आप जैसे तमाम साथी फील्ड में गए और राहुल गांधी के एक एक आरोप को ग्राउंड पे जाकर के चेक किया और सारी की सारी चीजें मैच हुई। उसके बावजूद भी भाजपा और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक शब्द बोला है कि आज तक मेरिट पे, तथ्यों पर। तो उसके बाद समझ जाइए कि हम कौन से चुनाव का एनालिसिस करते हैं, वो जो ग्राउंड पे हम करते आए हैं, या वो जो डेटा मैनिपुलेशन के साथ, फ्रीबीज के साथ मिक्स करके और एक खास तरीके का माहौल तैयार किया जाता है इन एग्जिट पोल्स के जरिए कि सारे देश को एक बार ये लगने लगे कि हाँ हाँ बिहार में तो सरकार आनी थी, एनडीए की सरकार आनी थी। और ये कवायद 14 तारीख तक चलेगी। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता महागठबंधन जीत गया, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता, इन सबको लेने के देने पड़ सकते हैं। जिस तरीके का माहौल ऑलरेडी दिल्ली के अंदर है, जब मोदी सत्ता में बहुमत से पीछे रह गए केंद्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए जो एसआईआर किया गया लास्ट मोमेंट पे तमाम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए, जो एसआईआर 2 से 3 साल में किया जाता था 2002 तक, वो ज्ञानेश गुप्ता ने 1 महीने में करके दिखाया। और बाकी राज्यों में भी यही करने की कवायद है। सुप्रीम कोर्ट में फिर लोग चले गए हैं, वेस्ट बंगाल सरकार भी गई है, तमिलनाडु सरकार भी गई है। उसके बावजूद भी क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसको आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो बिहार में हुआ उससे अलग कोई चीज सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं होने वाली। और जिस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से सरेआम चोरियां पकड़ी जा रही हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग जुटा हुआ है। तो दिस इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई। इसके अंदर एक बहुत बड़ा चीजें इन्वॉल्व है। और जुडिशरी भी दुर्भाग्य तौर पर मुझे बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा दिखाई देने लगी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। चुनाव परिणाम भी अब अलग-अलग होंगे। एक चुनाव परिणाम जो जनता तय करती है, एक चुनाव परिणाम जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता तय करेंगे, एक चुनाव परिणाम जो अमित शाह साहब तय करेंगे। तो ये कई सारे चुनाव परिणाम हैं। अब अंततोगत्वा 14 तारीख को कौन-सा देखने को मिलेगा, ये शायद आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ये सेट करने लग जाता है कि जो जब हार गए तो वो रोना रोते हैं। जबकि इस बार तो मामला अलग है, खुलासे बहुत सारे हो चुके हैं। देखना ये होगा कि वोट चोरी से बिहार पार पा पाता है कि नहीं पा पाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।